लाचार गाय की किस्मत। एक दिन की बात है, हरिया लकड़ी काटने हर रोज की तरह जंगल गया। वो पेशे से लकड़हारा है, हर रोज लकड़ी काट के शहर में जाकर बेचता है और जो 4 पैसे बनते हैं उससे अपने घर का गुजर बसर करता है। हरिया के घर में उसकी पत्नी और एक जवान बेटी है कि तभी उसे गाय के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे ये किसकी आवाज है? सुनने में तो किसी गाय की आवाज लग रही है। चल के देखता हूँ। देखने पर पता चला कि कांटों वाली झाड़ियों में एक दुबली पतली कमजोर सी गाय फंसी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ये देख के हरिया को उस गाय पे बहुत तरस आता है। हे गाय, तुम यहाँ कैसे फंस गई और किसकी गाय हो? इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? देखने से तो तुम जंगली गाय नहीं लगती, फिर तुम्हारा मालिक कैसा है जिसको तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मेरी गाय कहाँ है? आप पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 4 दिन से मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ, बहुत जद्दोजहद की यहाँ से निकलने की, पर निकल नहीं पा रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दें तो आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, तुम चिंता ना करो। हरिया अपनी कुल्हाड़ी से सारी झाड़ियाँ काट देता है और गाय को बाहर निकालता है। गाय भूख के मारे बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे फंस गई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ से निकाला, वरना मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगी, अब बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगी। तुम ऐसे ना कहो, बचाने वाला तो भगवान होता है। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं और मेरी माँ हम साथ में रहते थे। हमारा कोई मालिक नहीं था, हम दोनों आवारा गाय थी। शहर में अब खाने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए हम घास की तलाश में जंगल की ओर आए थे। पर बदकिस्मती से हमें जंगल में बाघ मिल गया, वो मेरी माँ को खा गया। और बाघ से जान बचाते हुए मैं इन झाड़ियों में छुप गई, लेकिन बाद में फिर निकल ही नहीं पाई। 4 दिन से भूखी प्यासी हूँ मैं। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ लक्ष्मी, पर तुम अब चिंता ना करो। अब से तुम आवारा गाय नहीं हो, अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरी पत्नी और बेटी भी हैं, मेरे घर में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आप कितने अच्छे हैं, भगवान आपका खूब भला करे। हरिया लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। बाबा, आप ये किसकी गाय घर लेकर आए हैं? माँ, देखो तो, बाबा किसी की गाय घर लाए हैं। अरे बेटी, ये किसी की नहीं, हमारी अपनी गाय है। हरिया सारी बात अपनी पत्नी और बेटी को सुनाता है। ये बहुत भली गाय है, इसका कोई नहीं है, इसको सहारे की जरूरत है। हे राम, इस आदमी से तो मैं तंग हूँ। इसके दयालु दिल से परेशान हो चुकी हूँ मैं। जब देखो तब दान करता रहता है। मैं कहती हूँ, कभी तुमने एक पैसा भी बचाया है? बेटी कितनी जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, और अगर रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करेंगे? तुमने एक पैसा तक नहीं जोड़ा उसके लिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है तुमसे शादी करके। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कहती हो? भला अब लक्ष्मी के यहाँ रहने से गंगा की शादी से क्यों मिला रही हो? और तुम गंगा की शादी की चिंता न करो, उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम किसी को भी उठा के ले आओगे। कभी किसी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, और अब इस गाय को। मैं कहती हूँ ये गाय इस घर में नहीं रहेगी। देखो सविता, तुम ऐसी जिद मत करो। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, और खासकर जानवरों की। और अगर हम बेसहारा गाय को सहारा देंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही देगी। आहा, बड़ा आशीर्वाद देगी तुम्हें ये गाय। मैंने कह दिया है, ये गाय इस घर के अंदर नहीं आएगी। आप आपस में ना लड़िए, मैं चली जाती हूँ। मेरी वजह से आपके बीच लड़ाई हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, पर आप दोनों के बीच लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती। ये कह के लक्ष्मी वहाँ से जाने लगती है, पर उसे जाता देख हरिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे रोक लेता है। रुक जाओ लक्ष्मी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर सविता नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो तो ठीक है, पर मेरे घर के आंगन में तो रह सकती हो ना, मेरे सामने, मेरे पास। मैं तुम्हें घर लाया था अपने पास रखने के लिए, तो अपने पास ही रखूंगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी आदमी कब सुधरेगा? हरिया लक्ष्मी को अपने आंगन में बांध देता है और उसे खाने को खूब सारी हरी हरी घास देता है और उसकी बड़ी ही सेवा करता है। ये देख के उसकी पत्नी उस पे बहुत चिढ़ती है। हे गाय माता, तुम्हारी सेवा करने से मुझे बहुत सुख मिल रहा है। मेरी पत्नी भोली है, उसकी बातों का तुम बुरा मत मानना। देखना, वो एक दिन तुम्हें खुद स्वीकार कर लेगी। नहीं मालिक, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे इतने अच्छे मालिक मिल गए, और क्या चाहिए? और मालकिन का तो मैं दिल जीत ही लूंगी। सविता को हमेशा अपनी बेटी गंगा के रिश्ते की चिंता रहती थी, क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। इस बात के लिए वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी। कैसे बाप हो तुम? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम बाप हो या कसाई? अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आस पड़ोस में गंगा से छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, बस हमारी गंगा रह गई है। घर में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। कितनी बार कहा है तुम्हें, चिंता ना करो, हमारी बेटी का भविष्य अच्छा ही होगा। उसकी किस्मत में सब अच्छा अच्छा लिखा है। हाँ, तुम पूरा दिन उस गाय का ख्याल रखो, फिर कैसे अच्छा अच्छा होगा? जितना उसका ध्यान रखते हो, उतना कभी अपनी बेटी का रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस गाय से तुम इतनी नफरत करती हो ना, जिसे तुमने अपने घर में कदम नहीं रखने दिया, देख लेना, एक दिन उसी के भाग्य से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा और बड़े ही धूमधाम से शादी भी होगी। हाँ माँ, शायद बाबा सही कह रहे हैं, तुम ऐसे ही चिंता करती हो। मैं मालिक को कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। क्या बात है लक्ष्मी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मालिक, मैं गर्भ से हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है। क्या बात कर रही हो तुम लक्ष्मी, क्या ये सच है? मैं सही कह रही हूँ मालिक, फिर मैं दूध भी देने लगूंगी। आप मेरा दूध बेचना, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मालिक, मुझे इस बात की खुशी होगी कि अब मैं आपके किसी काम आ पाऊंगी। मेरा दूध आपके काम आएगा। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कहती हो। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? बात खुशी की है, हमारी लक्ष्मी गर्भ से है। अच्छा, तो क्या करूँ, लड्डू बांटूं? गर्भ से है तो तुम इस बात की खुशियाँ मनाओ, मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की। जहाँ सविता को बेटी के रिश्ते की चिंता सताती रहती थी, वहीं उसका रिश्ता लक्ष्मी के आने के बाद बहुत जल्द ही एक अच्छे घर में हो जाता है।
गंगा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होगा। देखा सविता, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी के घर आने से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा, उसके भाग्य से। तुम बातें ना किया करो जी, ये जो कुछ भी हुआ है हमारी बेटी के अपने भागों से हुआ है, हाँ नहीं तो। फिर थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक बछड़े को जन्म देती है। इस बात से हरिया बहुत खुश था कि अब लक्ष्मी दूध देगी और उसका कारोबार अच्छा चलेगा और बेटी की शादी भी उन्हीं पैसों से धूमधाम से होगी। लक्ष्मी खूब भर भर के दूध दे रही थी और हरिया दूध बेच के बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था। फिर जैसे ही गंगा की शादी करीब आने लगती है, सविता को इस बात की चिंता सताने लगती है कि शादी के खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कहाँ से आएगा पैसा? रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कहीं हमारी नाक न कट जाए। तभी सविता की नजर लक्ष्मी पे पड़ती है। अरे वाह, मेरी नजर पहले इस गाय पे क्यों नहीं गई? इसको बेच के अच्छे खासे पैसे आएंगे और मेरी बेटी की शादी में थोड़ी मदद हो जाएगी। सविता हरिया के पीछे से गाय के ग्राहकों को बुलाती है और उसे चंद पैसे के लिए बेच देती है। लक्ष्मी साथ में जाना नहीं चाहती थी, पर जबरदस्ती उसे वो व्यापारी ले जाते हैं। मालिक कहाँ रह गए? मुझे नहीं जाना है कहीं। मालिक, आप जल्दी आ जाइए, मुझे मालकिन किसी अनजान को बेच रही है। चलो, अब बेटी की शादी की तैयारी कर सकती हूँ ना थोड़ी बहुत। बेकार में इस गाय को यहाँ रखा था। शाम को जब हरिया घर आता है और जब लक्ष्मी को नहीं पाता तो बहुत दुखी होता है। तुमने चंद पैसों के लिए मेरी गाय को बेच दिया। क्या बिगाड़ रही थी वो तुम्हारा? तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, ऐसी ही पड़ी रहती थी वो गाय घर में। चलो, उसे बेच के 4 पैसे तो आए ना, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। रिश्तेदारों के सामने नाक थोड़ी कटवानी थी मुझे। हाँ। पैसों की लालची औरत, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जहाँ से भी लाकर देता। उसका दूध बेच के मैं पैसे इकट्ठा करता रहा था बेटी की शादी के लिए। हरिया और सविता की अभी बहस ही चल रही थी कि तभी गंगा के ससुराल से उसका ससुर आता है और रिश्ता तोड़ देता है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसे न करिए। मेरे बेटे के लिए इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया है। जहाँ मुझे फायदा है मैं वहाँ रिश्ता करूंगा, या फिर तुम गरीबों के घर में करूंगा। हाँ। ये कह के रिश्ता तोड़ के वो चला जाता है। सविता बहुत रोती है। अब क्या होगा मेरी बेटी का? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। देखो, जैसे ही तुमने लक्ष्मी को बेचा, वैसे ही हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया। तुमने गाय माता का निरादर किया, तभी ये सब हुआ। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम लक्ष्मी का दूध बेचकर भी कमा सकती थी। तुम्हें फायदा ही चाहिए था तो दूध से भी फायदा होता। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाइए, किसी भी तरह से लक्ष्मी को लेकर आइए। पैसे वापस करके लक्ष्मी को ले आइए। हरिया और सविता दोनों लक्ष्मी को वापस ले आते हैं। उसके बाद सविता लक्ष्मी की खूब सेवा करने लगी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लक्ष्मी के वापस आने से गंगा का पहले से भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। सविता खुश होकर लक्ष्मी को प्यार देती हुई उसके सर पे हाथ फेरती है। सच में लक्ष्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे घर में तुम्हारे कदम आने से पहले से भी अच्छे घर में रिश्ता हुआ मेरी बेटी का। समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नहीं मालकिन, मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार मिल गया, वही काफी है मेरे लिए। जो सविता लक्ष्मी को अपने घर में कदम नहीं रखने देती थी, आज वही सविता उसको घर के अंदर लाकर उसकी खूब सेवा करती है और फिर गंगा की भी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। सेठ चुन्नीलाल बड़ा ही भला इंसान है। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चुन्नीलाल खुद से पहले दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। उसकी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, जहाँ पे उसने जरूरतमंद कर्मचारियों को काम पे रखा होता है। चुन्नीलाल बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी होता है। निर्मला, ओ निर्मला, आज सुन भी लोगी भाग्यवान या नहीं? हाँ जी, सुन रही हूँ। बस बच्चों के स्कूल का टिफिन बना रही थी। आप बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? भाग्यवान, कभी मुझ गरीब पे ध्यान दिया करो। आज आप मजाक ही करते रहेंगे मेरे साथ, या फिर काम की बात भी करेंगे? वो मैं कह रहा था, मेरे लिए भी टिफिन पैक कर दो। और हाँ निर्मला, 2 रोटी ज्यादा बना देना। जब मैं दुकान जाता हूँ उसी समय मुझे हर रोज एक बहुत भली गाय मिलती है, जो मेरा रास्ता रोक के मेरे हाथ चाटने लगती है और मुझे प्यार देती है, जैसे उसके साथ मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। आप जैसे भले इंसान के साथ तो सभी का जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है। और आप अच्छे हो ना, तभी सभी आपके पास आते हैं प्यार जताने, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तभी तो मुझे आप पे इतना गर्व होता है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। चुन्नीलाल हर रोज उस गाय के लिए खाना ले जाता। जैसे ही उसे खाना देता, वो उसे चाटने लगती और प्यार करती। लो, खा लो रोटी, कितनी प्यारी गाय हो तुम। अब तो मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। जब तक तुम मुझे रोज नहीं मिलती हो, तुम्हें रोटी ना खिलाए मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। हर रोज दुकान आते जाते चुन्नीलाल गाय को खाना खिलाता। फिर एक दिन की बात है, सेठ जैसे ही दुकान पहुंचता है, तभी उसका एक काम करने वाला कर्मचारी बताता है, सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ मंगलू, बोलो क्या बात करनी है? सेठ जी, आप बड़े दिनों से दुकान पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुकान अच्छी नहीं चल रही है। जो हमारी दुकान के सामने नई कपड़ों की दुकान खुली है, उसने हमारे काम को ठप कर दिया है। सभी ग्राहक उसी व्यापारी के पास जा रहे हैं। हमारी दुकान पे कोई नहीं आ रहा। दिन में 1 पैसा भी मुनाफा नहीं हो रहा। क्या? पर ये कब हुआ? आखिर तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? सेठ जी, आप कुछ दिनों से जो यात्रा पे थे, आपको चिंता हो जाती, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। क्या करूं मैं? मेरा सारा कारोबार ही कपड़ों के धंधे पे खड़ा है। अगर ये बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्या हुआ जी? आप क्या सोच रहे हैं? हाथ में कब से निवाला ले रखा है, खा क्यों नहीं रहे? किसी वजह से परेशान है क्या? नहीं नहीं निर्मला, कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन सेठ चिंता में दुकान जा रहा था, तभी वो गाय चुन्नीलाल के पास रोटी के लिए आती है। अरे तुम, लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए रोटी, लाया हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, तुम्हारे लिए रोटी लाना नहीं भूल सकता। लो, खा लो। चुन्नी अपने दिल की बातें उस गौ माता से हमेशा किया करता था। तुम भी देखती होगी गौ माता, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मेरा धंधा कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा। थोड़े दिनों में जब सब ठीक हो जाएगा, फिर मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। पर तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकता। जितनी भी परेशानी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाना कभी नहीं भूल सकता। गौ माता जैसे चुन्नी की सारी बातें समझ रही थी, वो उसकी तरफ देखती है और उसे चाटने लगती है।
हाँ हाँ, कितना चाटोगी, अब मुझे कितना प्यार करोगी, बस भी करो। चुन्नी लाल बहुत कोशिश करता है अपने व्यापार को संभालने की, पर देखते ही देखते उसके हाथ से सारा कारोबार निकल जाता है। सामने वाला जो नया कपड़े का व्यापारी था, ना जाने उसने क्या करके चुन्नी लाल के कारोबार को ठप करवा दिया था। इस बात से सेठ बहुत परेशान हो जाता है और भगवान से बातें करता है। भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे हाथ से अच्छा ही हो, फिर ये किस बात की सजा दी है आपने मुझे? अब मेरे परिवार और अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगा मैं? शायद इसमें भी आपकी कोई इच्छा होगी। सेठ अपने दुकान में काम करने वाले सारे कर्मचारियों को एक साथ इकट्ठा होने को बोलता है। सेठ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, तुम सबको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है। सालों से चल रही मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कल तुम सारे आखिरी बार दुकान आना और अपनी अपनी तनख्वाह ले जाना। नहीं सेठ जी, हम यहाँ बस तनख्वाह के लिए ही काम नहीं करते हैं, हमें आपसे दिल से हमदर्दी है। आपने हम गरीबों की गरीबी देख के उस समय हमें नौकरी पे रखा था, वरना हम जैसे को कौन काम देता। हमें तनख्वाह नहीं चाहिए मालिक। हाँ मालिक, मोहन सही कह रहा है, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। आपकी इतनी मुश्किल घड़ी चल रही है और हम आपसे तनख्वाह कैसे ले सकते हैं? इस तरह से सेठ परेशान होकर घर आने लगता है और तभी उसे गाय मिलती है। अरे गौ माता, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए रोटी, लो रोटी खा लो। गौ माता, मैं कल से तुम्हें नहीं मिलूंगा, मेरा व्यापार बंद हो गया है, बस कल अपनी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने आ रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मैं यहाँ आऊंगा भी या नहीं, और तुम मुझे मिलोगी भी या नहीं। सेठ के मुंह से ये बातें सुन के गौ माता के आंसू निकल जाते हैं। वो फूट फूट के रोने लगती है। सेठ को जाता देख उसे बहुत दुख होता है। उसी समय सेठ के सामने वाला दुकानदार मिलता है और वो सेठ को बहुत बातें सुनाता है। क्या सेठ चुन्नी लाल, इतना उदास क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। उदासी तुम्हारे मुंह पे साफ साफ दिख रही है। देखो भाई, सीधी बात है, व्यापार तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें व्यापार करना सीखना है तो मेरे पास आना, मैं सिखा दूंगा। मुझे किसी से कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा समय है, कल मेरा होगा, और अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। बस मेरे भाई, समय का खेल है। ये कह के सेठ वहाँ से निकल जाता है। हाँ, घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया है मैंने, पर इसकी अकड़ अब भी नहीं गई। हाँ। पीछे खड़ी गौ माता सेठ चुन्नी लाल और दुकानदार की सारी बातें सुन लेती है और सेठ के लिए बहुत दुखी होती है। सेठ जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है। निर्मला, अब हम बहुत गरीब हो गए हैं, कल हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अब मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा और ना तुम्हें और बच्चों को पहले जैसी जिंदगी दे पाऊंगा। आप क्यों चिंता करते हो जी, सब ठीक होगा, ऐसे हिम्मत ना हारे आप। अगले दिन सुबह जैसे ही सेठ दुकान पर पहुंचता है, अब वो कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह दे के दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाला था कि तभी वो गौ माता दुकान का दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और दुकान में आके उसकी गद्दी पे बैठ जाती है जिसपे सेठ बैठता था। ये देख के सारे हैरान रह जाते हैं। गौ माता, तुम यहाँ? तभी थोड़ी देर में वहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सामने वाली दुकान के ग्राहक भी मुड़ मुड़ के सेठ चुन्नी लाल की दुकान पे आ जाते हैं और देखते ही देखते सेठ की हजारों लाखों की कमाई होने लगती है। ये सब देख के सेठ और कर्मचारी हैरान रह जाते हैं कि इतने दिनों से बंद पड़ा व्यापार झट से चल पड़ा, और वो भी लाखों में। सेठ जी, ये तो कोई चमत्कार हो गया। हाँ मोहन, मैं भी वही देख रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये गाय कोई मामूली गाय नहीं बल्कि साक्षात किसी देवी का अवतार है। फिर ये सिलसिला रोज का चलने लगा। गौ माता रोज दुकान पे आती और थोड़ी देर सेठ की गद्दी पे बैठती, किसी देवी के रूप में सेठ को दर्शन देके जाती, जिस वजह से रोज सेठ की लाखों की कमाई होती। फिर सामने वाली दुकानदार की दुकान पे कोई ग्राहक ना जाने की वजह से उनका काम बंद हो गया और दुकानदार अब चुन्नी लाल की होती खूब कमाई को देखता रहता। अब सेठ और उसकी पत्नी रोज गौ माता की पूजा करते और उन्हें खाना खिलाते। देखा जी, मैं ना कहती थी सब ठीक होगा, आप हैं ही इतने भले, आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है? हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो, ये सब इन गौ माता की वजह से ही हुआ है। ये कोई मामूली गाय नहीं बल्कि किसी देवी का रूप है।